तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ रशियन सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कुछ कैदियों को जेल में ले जा रहे होते हैं। इन कैदियों में हम सार्जेंट यानी कि क्रेवन को देखते हैं जो 086 नंबर का कैदी होता है। अब ये सोल्जर्स क्रेवन को जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। अपने कैदियों वाले कपड़े ले जाकर वो अपने कमरे में जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है। अगले दिन क्रेवन जेल में कुछ एक्सरसाइज कर रहा होता है। वहाँ कुछ गुंडे आकर उसे तंग करते हैं लेकिन क्रेवन उनको अच्छा मजा चखाता है। फिर वो रशियन सोल्जर क्रेवन को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर उसकी मुलाकात रशियन सोल्जर के बॉस साइमन से होती है जो कि हर बुरे काम में मुलविस होता है। यहाँ साइमन क्रेवन से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या करते हो। इस पर क्रेवन कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद क्रेवन उन रशियन सोल्जर के साथ लड़ने लगता है और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारता है और वो साइमन को बड़ी आसानी से मार देता है। क्रेवन के जेल से भागते हुए हमें पता चलता है कि उसके पास एक खास किस्म की पावर होती है जिसकी मदद से वो बड़ी तेजी से दीवारों पर चढ़ जाता है और उसकी रफ्तार गोली से भी ज्यादा तेज हो जाती है। गोलियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जेल से फरार होने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसका सामना एक बर्फीले तूफान से होता है। इस तूफान के बीच एक भेड़िया खड़ा होता है जो कि क्रेवन को ही देख रहा होता है। जब क्रेवन भेड़िए की आंख में देखता है तो भेड़िया पुरसुकून हो जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। फिर क्रेवन वहां से निकलता है और प्लेन में बैठकर भाग जाता है। प्लेन में बैठे हुए वो किसी से बात कर रहा होता है कि मैंने अपना काम पूरा किया और साइमन को मार डाला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रेवन को जानबूझकर रशियन जेल में भेजा जाता है ताकि वो साइमन को मार सके। अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और 16 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें क्रेवन के भाई डेमिट्री को भी दिखाया जाता है। जब वो दोनों कॉलेज में होते हैं तो उन दोनों को लेने के लिए उनके डैड निकोलाई आते हैं। यहाँ पर निकोलाई अपने दोनों बेटों को बताता है कि उनकी माँ की मौत हो चुकी है और उसने खुद को फांसी लगा ली है। ये सुनकर दोनों भाई बड़े अफसरदा हो जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि क्या हम अपनी माँ की आखिरी रस्म अदा करने जा रहे हैं। इस पर उन दोनों के डैड कहते हैं कि आखिरी रस्म उन लोगों की अदा की जाती है जिनकी मौत हुई हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो खुद को फांसी लगा ली है। फिर रस्म की बजाय निकोलाई दोनों को जंगल में ले आता है क्योंकि निकोलाई अपने दोनों बेटों को ताकतवर बनाना चाहता था। यहाँ पर निकोलाई दोनों से कहता है कि हम यहाँ पर शिकारी हैं और सामने आने वाले का हम शिकार करेंगे। निकोलाई 2 नंबर का धंधा करता था जिसमें ड्रग्स बेचना और जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी खाल बेचना शामिल था और ये काम उन दोनों भाइयों को नापसंद था। अगले दिन निकोलाई अपने दोनों बेटों और अपने लोगों के साथ शेर का शिकार करने के लिए जाता है। यहाँ पर उसके दोनों बेटे उससे अलग हो जाते हैं और जिस शेर का शिकार करने के लिए वो आए होते हैं वो उनके सामने आ जाता है। इस वक्त क्रेवन शेर के बिल्कुल सामने आ जाता है। जब शेर क्रेवन की आंखों में देखता है तो उस पर हमला नहीं करता बल्कि बिल्कुल शांत हो जाता है और खामोशी से खड़ा उसे देख रहा होता है। इतने में क्रेवन शेर पर फायर कर देता है जिससे शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। निकोलाई लगातार उस पर गोलियां बरसाता है लेकिन उसको कोई असर नहीं होता और वो क्रेवन को घसीट कर जंगल में ले जाता है। यहाँ करीब ही एक फैमिली होती है जो कि जंगल सफारी पर आए होते हैं जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलिप्सो होता है। वो अचानक अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है क्योंकि उसने उस शेर को देख लिया था जिसने क्रेवन का शिकार किया था। शेर क्रेवन की बॉडी को उस लड़की के सामने छोड़कर चला जाता है। क्रेवन को ठीक करने के लिए कैलिप्सो के पास एक दवाई होती है। जब वो दवाई क्रेवन के मुंह में डालती है तो क्रेवन में अजीब तरीके की पावर आ जाती हैं। कुछ वक्त के बाद वहां पर एक रेस्क्यू टीम आ जाती है जो कि क्रेवन को ले जाने लगती है। तभी कैलिप्सो उसके हाथ में एक कार्ड थमा देती है। फिर क्रेवन को इलाज के लिए ले जाया जाता है लेकिन यहाँ डॉक्टर हार मान लेते हैं क्योंकि क्रेवन बचने की हालत में बिल्कुल नहीं होता। वो 3 मिनट तक बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है लेकिन फिर अचानक से उसे होश आ जाता है।
और वो उस कार्ड को देखने लगता है जो कैलिप्सो ने उसे दिया था। कुछ देर के बाद क्रेवन के डैड और उसके भाई भी वहाँ आ जाते हैं और वो उसे लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्रेवन को पता चलता है कि जिस शेर ने उस पर हमला किया था उस शेर को उसके डैड ने मार गिराया है, जिस पर वो अपने डैड को कहता है कि ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्रेवन नाराज होकर गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जब वो अपने कपड़ों को संभाल रहा होता है तो कपड़ों में उसे एक शीशी मिलती है जिसमें वही दवाई होती है जिससे वो ठीक हुआ था। रात के वक्त वो चुपके से इस घर से जा रहा होता है, तभी उसका सामना उसके भाई दमित्री से हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं बस ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर हम अपनी माँ के साथ वक्त बिताते थे। ये कहकर क्रेवन वहाँ से चला जाता है। यहाँ उसे नदी के किनारे एक बोट मिलती है जिस पर बैठकर वो रशिया के अनजान जंगलों में आ जाता है। फिर जब वो रोड के किनारे चल रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो असल में बहुत सारे भैंसे थे जो इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। क्रेवन उन भागते हुए भैंसों से डर जाता है, लेकिन वो भैंसे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक भैंसा उसके सामने खड़े होकर दूसरे भैंसों से उसे बचाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ चला जाता है जहां वो अपनी माँ के साथ वक्त बिताता था। इस तरह से वो जंगल में जानवरों के साथ रहने लगता है। फिर एक दिन वो वहाँ पर एक हिरन को देखता है। वो उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो एक लंबी छलांग लगा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बड़े दरख्त पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। इस तरह उसे अपनी पावर का एहसास होने लगता है। फिर उसे दूर दिखता है कि कुछ लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फिर जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ शिकारियों ने भैंसों का शिकार करके उनके सर काट लिए हैं। ये देखकर वो उन शिकारियों को कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर वो उन शिकारियों पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। इस तरीके से क्रेवन जंगली जानवरों का रखवाला बन जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि क्रेवन के साथ असल में हुआ क्या था। और अब सीन क्रेवन की जवानी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रेवन अपना काम खत्म करके अपनी माँ की घर की तरफ आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ रशियन जानवरों का शिकार करके उनके सर काटकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन क्रेवन उनको ऐसा नहीं करने देता और वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्रेवन को आंद्रे नामी एक शख्स मिलता है जो उसे कहता है कि सामने से हट जाओ और हमें जाने दो, लेकिन क्रेवन ऐसा नहीं करता। फिर वो रशियन गाड़ी को भगा देते हैं, लेकिन क्रेवन फौरन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। आंद्रे अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहा होता है, लेकिन क्रेवन अपनी नजरों से उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। इसके बाद हम लंदन में आंद्रे को देखते हैं जो अपने बॉस के पास आता है और वो देखता है कि उसकी बॉस की जगह क्रेवन बैठा हुआ है, जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर क्रेवन को एक लिस्ट मिलती है जिसमें 2 नंबर काम करने वाले तमाम बंदों के नाम लिखे होते हैं, जिसमें आंद्रे का नाम भी शामिल होता है। क्रेवन आंद्रे का नाम काटकर उसे मार देता है और वो लिस्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो कि अब जवान हो जाती है और वकालत कर रही होती है। इस फील्ड में उसे हमेशा मुजरिमों का सामना रहता है। इस वक्त वो अपनी दोस्त के जनाजे के ऊपर आई होती है जिसे साइमन ने रेप करके मार डाला था। यहाँ पर उसे क्रेवन मिलता है और वो उसे वो कार्ड देता है जो उसने उसके हाथ पर रखा था। इस तरह कैलिप्सो को पता चल जाता है कि ये वही इंसान है जिसकी इसने जान बचाई थी। क्रेवन उसे बताता है कि तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने साइमन को मार डाला है और तुम्हारी दोस्त का बदला ले लिया है। इस पर कैलिप्सो को यकीन नहीं आता और वो इंटरनेट पर जाकर सर्च करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि कोई हंटर है जो इन तमाम माफिया वालों को मार रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि क्रेवन ही है। फिर जब उसे इस बात का यकीन हो जाता है तो वो जाकर क्रेवन को मिलती है और उसे कहती है कि तुम भी तो एक मुजरिम हो जो इन लोगों को मार रहे हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुरे लोगों को मारना मेरा काम है। इतना कहने के बाद वो कैलिप्सो को एक लिस्ट देता है जिस पर बुरे लोगों का नाम लिखा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा सामना ऐसे कई लोगों से होता होगा जिनका पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वो आसानी से छूट जाते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उन लोगों के बारे में बताते रहना और मैं उनका सफाया करता रहूंगा।
अब अगले सीन में हमारी मुलाकात राइनो नामी एक शख्स से होती है जिसका अपना गैंग होता है। उसका आदमी उसे बताता है कि साइमन को किसी ने मार डाला है। राइनो उसे कहता है कि अब हमें उसके आदमियों से हाथ मिलाना होगा, नहीं तो हमारा धंधा रुक जाएगा। अब अगली सुबह राइनो साइमन के आदमियों से मिलने के लिए जाता है जो कि उसका धंधा संभाल रहे होते हैं। जब राइनो उनसे हाथ मिलाने की बात कर रहा होता है तो एक आदमी उसे शूट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद राइनो फिर उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पास भी खास किस्म की पावर्स होती हैं। वहाँ छुपे हुए राइनो के आदमी कुछ आदमियों को शूट कर देते हैं और बचा हुआ एक आदमी मोरिस वो राइनो से हाथ मिला लेता है। अब मोरिस कुछ दिनों के बाद एक बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात निकोलाई से होती है। निकोलाई ने उसे किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। अब क्योंकि मोरिस ने राइनो के साथ हाथ मिला लिया था तो उसके ख्याल में निकोलाई को इस बात का पता नहीं, लेकिन निकोलाई को सब मालूम होता है। वो निकोलाई को मारने के लिए अपने बंदे भी साथ लेकर आया था और अब वहाँ पर शूटिंग होने लगती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। निकोलाई को मारना अपने बार में बहुत मुश्किल था और मोरिस भी अपने लोगों के साथ मारा जाता है। जब ये बात राइनो को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से होता है। इतने में उसका आदमी उसे एक पेन ड्राइव देता है। इस पेन ड्राइव में वो वीडियो होती है जिसमें क्रेवन ने साइमन को मारा होता है। अब इस बात का पता राइनो को चल जाता है कि हंटर कौन है जो लोगों को मार रहा है। अब अगले सीन में हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पर चढ़कर अपने भाई को मिलने जाता है। दरअसल डिमिट्री का आज बर्थडे होता है जिसको विश करने के लिए क्रेवन वहाँ पर आया था। डिमिट्री अपने भाई को लेकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और वहाँ पर निकोलाई भी आ जाता है और बातों ही बातों में अपने बेटों को कहता है कि हम एक फैमिली हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। लेकिन इस बात का असर क्रेवन पर नहीं होता। डिमिट्री वहाँ पर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है जिसकी वजह से क्रेवन उसे छोड़ने के लिए घर आता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो डिमिट्री उसे रोक लेता है। फिर वो वहीं सोफे पर लेट जाता है, लेकिन नरम सोफे पर उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर जमीन पर सोने के लिए चला जाता है। सुबह उठकर वो अपने भाई के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई किडनैप हो गया है। वो लोग जब उसके भाई को ले जा रहे थे तो क्रेवन उन्हें देख रहा था और वो उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग डिमिट्री को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर क्रेवन आ जाता है। वो रस्सियों की मदद से उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी वो पानी में गिर जाता है। अब वो कैलिप्सो के पास जाता है और उसे बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है और जिन लोगों ने मेरे भाई को उठाया है वो लोग तुर्की से हैं क्योंकि वो तुर्की लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कैलिप्सो कहती है कि ठीक है, मैं अपने लोगों से बात करके तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद क्रेवन अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि किडनैपर असल में चाहते क्या हैं। निकोलाई उसे बताता है कि उन्होंने डिमिट्री को छोड़ने के लिए $2 मिलियन मांगे हैं, जिस पर क्रेवन कहता है कि आपको क्या टेंशन है, दे दो पैसे। जिस पर निकोलाई कहता है कि पैसों की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैंने उनको पैसे दे दिए तो वो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मतलब ये कि निकोलाई पैसे देकर अपने बेटे को छुड़ाना नहीं चाहता था। यहाँ पर कैलिप्सो अपने एक आदमी को आकर मिलती है जो उसे डिमिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैलिप्सो के जाने के बाद वो राइनो के एक आदमी से मिलता है जिसे वो बताता है कि मैंने कैलिप्सो को सारी जानकारी दे दी है। राइनो जानबूझकर डिमिट्री की जानकारी क्रेवन तक पहुंचा रहा था ताकि वो उसे बचाने के लिए वहां जाए, ताकि राइनो उसे आसानी से मार सके। क्रेवन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था और फिर वो उन लोगों को मारने लगता है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये उसे मारने के लिए बिछाया हुआ एक जाल है। उसे मारने के लिए वहां पर और लोगों को भी बुलाया जाता है। जब वो लड़ाई करते हुए नीचे गिरता है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं। ये सब राइनो का प्लान था ताकि वो क्रेवन को मार सके। राइनो ये समझता है कि क्रेवन पत्थरों के नीचे दबकर मारा जा चुका है। फिर राइनो अपने लोगों को भेजता है कि क्रेवन को देखें कि वो मर गया या जिंदा है। इस सब के बाद क्रेवन कैलिप्सो को फोन करता है कि ये सब राइनो का प्लान था और तुम जल्दी से वहाँ से निकलो क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। फिर कैलिप्सो उनसे बचकर निकल जाती है। वो जहाज में बैठकर क्रेवन के पास पहुंच जाती है। फिर ये दोनों जंगल में जा रहे होते हैं कि अचानक एक चीता क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। फिर क्रेवन भी चीते से लड़ता है और उस चीते से कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते।
फिर वो चीता वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राइनो का आदमी उसके पास आता है और उसे एक फूल देता है और कहता है कि ये मुझे हमले वाली जगह से मिला था, जो कि क्रेवन का हो सकता है, और ये फूल जंगल में कहाँ मिलेगा मुझे मालूम है, अगर हम वहाँ जाएं तो क्रेवन हमें मिल सकता है। यहाँ क्रेवन कैलिप्सो को अपने माँ के घर के पास लेकर आता है और उससे पूछता है कि ये दवाई तुम्हें कहाँ से मिली जिससे तुमने मेरी जान बचाई है। इस पर वो कहती है कि इस दवाई को मेरी दादी ने बनाया था, क्योंकि उनको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी थी जिससे उन्होंने ये दवाई बनाई है। और अब क्योंकि मेरी दादी की काफी अरसे से मौत हो चुकी है, इसलिए वो दवाई मेरे पास नहीं है। अब दिखाया जाता है कि राइनो क्रेवन को मारने के लिए जंगल की तरफ आ रहा होता है और उसके लोगों के पास एक खास किस्म की दवाई है जिससे वो क्रेवन को मार सकते हैं। अब राइनो के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं जहाँ पर वो फूल होता है। यहाँ पर क्रेवन भी होता है जो उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा होता है। चीखों की आवाज सुनकर राइनो समझ जाता है कि क्रेवन यहाँ पर ही है। यहाँ पर राइनो का एक आदमी होता है जिसके पास क्रेवन को मारने के लिए वो दवाई होती है और वो उसको क्रेवन को इंजेक्ट कर देता है। फिर जब वो क्रेवन को मारने वाला होता है तो कैलिप्सो तीर से हमला करके उसे मार देती है। यहाँ राइनो समझता है कि उसके आदमी ने क्रेवन को मार दिया है। इसी खुशी में राइनो वापस जा रहा होता है कि रास्ते में भैंसों का एक झुंड उसके ऊपर हमला कर देता है। इतने में राइनो अपने जिस्म में एक खास किस्म का सिरप इंजेक्ट कर देता है जिससे उसका जिस्म पत्थर के जैसा हो जाता है और वो बाहर निकलकर क्रेवन से लड़ने लगता है। क्रेवन उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर अचानक क्रेवन उसको इंजेक्शन वाली जगह पर वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर क्रेवन उसे रस्सियों से लपेट कर भैंसों के सींगों के साथ बांध देता है। फिर भैंसे उसे घसीट घसीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। अब राइनो मरने की हालत में होता है। तभी क्रेवन का भाई उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन क्रेवन उसे रोक लेता है। राइनो के मरने से पहले क्रेवन उससे पूछता है कि वो वीडियो तुम्हें किसने भेजी थी, जिस पर राइनो उसे कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही था। अब लास्ट सीन में निकोलाई रशिया के जंगलों में कैंप लगाकर बैठा होता है। तभी क्रेवन वहाँ पर आता है। उसे पता चल जाता है कि वो वीडियो राइनो को इसके डैड ने ही भेजी थी। असल में राइनो निकोलाई के रास्ते में एक कांटा था जिसे वो खुद नहीं मार सकता था। इसी वजह से वो वीडियो इसने राइनो को भेजी थी, जिसकी वजह से सारा ध्यान राइनो का क्रेवन के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से राइनो और क्रेवन के बीच लड़ाई हुई थी और राइनो मारा गया और निकोलाई का रास्ता भी साफ हो गया था। इस सारे मामले में क्रेवन अपने डैड को भी नहीं छोड़ता। वो उसके ऊपर एक जानवर छोड़ देता है जो उसे मार डालता है। फिर दोनों भाई इकट्ठे रहने लगते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।